SDLV ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की सब्जेक्ट साइंस में इसका पहला पार्ट देखेंगे और जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस पार्ट को हम 2 भागों में कंप्लीट करेंगे। तो आज इसको हम पहले भाग में चर्चा करेंगे, भाग 1। तो पार्ट शुरू करते हैं। पार्ट का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये पदार्थ शब्द है, क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसे हमें समझना होगा। पदार्थ क्या है, ये किस चीज़ से मिलकर बना है, इसकी परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर हमें दिया है पदार्थ कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है वह जिसमें द्रव्यमान होता है। ऐसा कोई भी चीज़ जो स्थान यानी जगह को घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो उसी को हम कहेंगे पदार्थ। अब यहाँ पर जो द्रव्यमान शब्द आया है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। द्रव्यमान जो है इसको किलोग्राम में मापा जाता है और द्रव्यमान का अर्थ होगा कोई वस्तु अंदर से कितनी भरी है, उसमें कितने परमाणु यानी कि एटम मौजूद हैं। और जो द्रव्यमान होता है वह हर जगह पर बराबर होता है, कहीं भी जगह के अनुसार द्रव्यमान बदलता नहीं है। जैसा हमारा वजन होता है वह जगह के अनुसार बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वह निश्चित रहता है, कहीं भी बदलता नहीं है। अगर मैं अपना द्रव्यमान चंद्रमा पर करूं और पृथ्वी पर करूं तो ये समान रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, यानी कि जो छोटे छोटे कण पदार्थ जो हैं सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है और इन्हीं कणों के कारण पदार्थ जो है ये अलग अलग इसकी जो पदार्थ की विशेषताएं होती हैं ये इन कणों के कारण ही होती हैं। तो हम आगे इसमें हम पदार्थ के जो जो इनके कण हैं इनके गुणधर्मों के विषय में अध्ययन करेंगे। उदाहरण में यहाँ पर देख लेते हैं। किताब ये पदार्थ है, पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी ये सभी जो हैं पदार्थ हैं। तो आगे देखते हैं इन पदार्थ जो कणों से मिलकर के बने होते हैं तो इनके गुणधर्म के विषय में हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर इनके गुणधर्म 3 हैं। हम तीनों के गुणधर्मों के विषय में बारी बारी से डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला गुणधर्म है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने का मतलब है कि पदार्थ के कण जो हैं एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें सबसे पहले कणों के गुणधर्म में देखेंगे। हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण देख लेते हैं। एक चित्र बना हुआ है। तो ये इसमें गिलास है, गिलास में हमने जल भरा और जल का हमने एक लेबल लगा दिया। जैसे कि यहाँ पर ये लेबल आपको दिख रहा होगा, ये हमने एक लेबल यहाँ पर ये लगा दिया। इतने लेवल तक हमने पानी भरा और इसमें हमने चीनी या नमक डाला और उसको घोला। जब हमने इसको घोला तो घोलने के बाद में चीनी और नमक इसमें पूर्ण रूप से घुल जाती है। और घुलने के बाद में जब हमने लेबल पर ध्यान दिया तो लेबल इसका यहाँ वो पानी का जो जल का स्तर है वो यहाँ का यहीं है, अभी इसका ऊपर बढ़ा हुआ नहीं है। तो ये क्या हुआ कि हमने एक पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ को डाला और उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हाँ, ये इनके कणों के रिक्त स्थान के कारण हुआ है कि पदार्थ के कणों के बीच में स्थान पाया जाता है और किसी एक पदार्थ ने दूसरे पदार्थ के कणों के बीच के अपने उन रिक्त स्थानों में वो पदार्थ समावेशित हो गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनके रिक्त स्थानों के बीच रिक्त स्थानों में देखेंगे सबसे कम ठोस में होता है। जो पदार्थ के कण होते हैं वो ठोसों में सबसे कम होता है। ठोस से अधिक द्रव में होता है। द्रव में जो है पदार्थ के कण होते हैं वो थोड़ा उनके रिक्त स्थान अधिक होता है और सबसे अधिक गैस में होता है। दूसरा गुणधर्म है तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील होते हैं का मतलब है कि उनके कणों में गति होती है, आपस में चलते रहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज होती है क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। तो पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का मतलब कि पदार्थ के कण चलते रहते हैं और उनके चलने के कारण ही एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जो गति करते रहते हैं तो उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। तापमान बढ़ने से कणों की गति और तेज हो जाती है। अगर तापमान कम होगा तो उनके कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है।
अच्छा, तापमान अगर अधिक होता है तो उनके कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है और इसीलिए उसको हम कहेंगे गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। तो कणों की गति में हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे कम ठोस में होती है। जो कणों की गति होती है वो ठोसों में सबसे कम होती है, द्रवों में मध्यम होती है। द्रवों में ना तो अधिक होती है और ना कम होती है, और सबसे अधिक गैसों में होती है। गैसों के जो कण होते हैं उनकी जो गति होती है वो सबसे अधिक होती है। तो इसमें हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा गुणधर्म है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं का मतलब कि उनमें गतिशीलता होती है। उनके कण जो है आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। गतिशीलता नहीं, एक दूसरे को खींचते हैं। तो कणों के बीच में आकर्षण में यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये नल है जो कि सबके घर में होगा। तो ये नल से जो पानी जो बहता है इस प्रकार से, तो ये जब पानी ऐसे बह रहा है तो हम इसमें क्या करते हैं कि बीच में उंगली लगाते हैं। ये एक जैसे मान लिया घेरा गोला निशान है, ये हमारी उंगली है। तो उंगली लगाते ही ये पानी जो है, दो पानी की धारा है जो ये दो धाराओं में टूट कट जाती है इस प्रकार से। और कटने के बाद में ये आगे पुनः जो है इसकी धाराएं आगे मिल जाती हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी पदार्थ को जब हमने उंगली लगाया तो उसकी दो धाराएं हो गई और वो पुनः आपस में एक धारा में ये कैसे परिवर्तित हो गया। तो इसी कारण ये कणों के आकर्षण बल के कारण, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच में एक दूसरे के कण एक दूसरे को खींचने के लिए प्रेरित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे अधिक ठोस में होता है। ठोसों के जो कण होते हैं उनमें आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, यानी कि उनके जो कण हैं एक दूसरे को अपनी ओर बहुत तेजी के साथ में खींचते हैं, बंधे रहते हैं। मध्यम द्रवों में होता है, यानी कि द्रवों के कण जो हैं वो ना तो अधिक होते हैं उनमें आकर्षण बल और ना ही सबसे कम होता है, और सबसे कम गैसों में होता है। अब देखेंगे इनके कणों की अवस्थाओं के विषय में। तो पदार्थ की अवस्थाएं, तो हम यहाँ पर देखेंगे पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जो कि ठोस, द्रव, गैस। और हम इन्हीं तीनों के विषय में आगे विस्तार से जानेंगे। कुछ और भी 2 अवस्थाएं हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम कहते हैं BEC। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जैसा कि चित्र बना हुआ है, हम ठोस को अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड, द्रव को अंग्रेजी में कहते हैं लिक्विड, और गैस को अंग्रेजी में कहते हैं गैस। तो ये ठोस के कण जो हैं बहुत ही पास पास होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि इनके कणों के बीच में दूरी बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। द्रव के जो कण होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठोसों के अपेक्षा इनके कणों के बीच में स्थान पाया जाता है। और गैस के कण जो होते हैं वो थोड़ा और दूर दूर होते हैं, इनके कणों के बीच में दूरी अधिक होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पदार्थ के कणों की अवस्थाओं के विषय में थोड़ा और विशेष से इनका विशेषताओं के विषय में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ठोस, द्रव और गैस के। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ठोस जो ये बने हुआ है चित्र में, इनके कण जो है बहुत ही पास पास हैं। द्रव के कण जो हैं ये बहुत थोड़ा ठोसों की अपेक्षा दूर दूर हैं, और गैस के कण जो हैं ये काफ़ी दूर दूर हैं। तो ठोस का निश्चित आकार होता है, इनका आकार जो है निश्चित होता है, यानी कि इनके आकार को बाह्य बल लगा करके, बिना लगाए हुए हम इनके आकार को बदल नहीं सकते हैं। इनकी निश्चित विमाएँ होती हैं। विमाएँ माने साइड, यानी कि इनकी साइड जो है निश्चित होती है, चारों तरफ से इनकी विमा जो है निश्चित होती है। इनमें कठोरता होती है, कठोर होते हैं ये, यानी कि ये दृढ़ होते हैं, इनको आसानी से किसी रूप में बदला नहीं जा सकता। इसके लिए बाह्य बल लगाने की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य यानी कि अंग्रेजी में इसको कहेंगे कंप्रेशर। तो संपीड्यता का मतलब होता है कंप्रेशर, दबाव। इनको दबाया नहीं जा सकता क्योंकि इनके कण जो हैं बहुत ही पास पास हैं। इनके कण पहले से ही जब पास पास हैं तो इनके कणों को अब और पास पास नहीं किया जा सकता, यानी कि इनमें संपीड्यता नहीं होती, इसीलिए हम इसको कहेंगे असंपीड्य होते हैं। इनमें निश्चित आयतन होता है, इनका आयतन जो है वो निश्चित होता है। कुछ उदाहरण यहाँ दे सकते हैं, मेज और ईंट इसके कुछ उदाहरण हैं। अब द्रव की बात करते हैं। तो द्रवों का अनिश्चित आकार होता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इसको जिस बर्तन में हम डालते हैं वो उसी का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इनकी विमाएँ अनिश्चित होती हैं, इनकी साइड जो हैं वो अनिश्चित होती हैं। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं पानी का, तो पानी को चारों तरफ से ये फैलता रहता है, यानी कि इसकी विमा निश्चित नहीं होती। इसके साइड जो है अगर कहीं किसी भी बर्तन में रखते हैं और उसमें छेद है तो वह वहाँ से भी निकलने लगेगा। इसमें बहाव होता है,
यानी कि इनमें गुण पाया जाता है बहने का। ये तरल होते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आसानी से बहने के गुण के माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा सकते हैं। इनमें संपीडितता कम होती है लेकिन बहुत कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके कण थोड़ा ठोसों की अपेक्षा दूर दूर हैं, जिस कारण इनमें संपीडितता कुछ होती है, क्योंकि इनके कणों को हम पास पास ला सकते हैं। इनमें निश्चित आयतन होता है। और कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर, पानी और दूध इसके कुछ उदाहरण हैं। अब गैस में देखते हैं। गैसों का आकार अनिश्चित होता है, इनका कोई भी आकार नहीं होता है। ये जिस बर्तन में डाले जाते हैं वो पूरे बर्तन को घेर लेते हैं, पूरे बर्तन में समा जाते हैं। इनकी अनिश्चित विमाएँ होती हैं, इनकी भी साइड जो है चारों तरफ से फैली हुई होती है। जिस बर्तन में डालते हैं वो चारों तरफ से उसमें फैल जाती है। इनकी विमा कोई भी निश्चित नहीं। ये भी बहने का ही गुण रखते हैं। जैसे द्रव में बहने का गुण होता है, इसी प्रकार से गैस भी बहने का गुण रखते हैं। यानी कि इस गैसों को भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा सकते हैं। अधिक संपीडितता होती है, इनमें संपीडितता अधिक होती है, संपीडन अधिक होता है, क्योंकि गैस के कण जो हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं। अनिश्चित आयतन होता है, इनका आयतन निश्चित नहीं होता है, क्योंकि अगर हम कम गैस को भी हम अधिक आयतन वाले सिलेंडर में भरें तो कम गैस को भी भरें डालें तब भी वो पूरे बर्तन में आ जाएगी, और अगर हम अधिक भार वाली गैस को हम उसमें डालें तब भी वो भी उस पूरे बर्तन में आ जाएगी। तो इसलिए इसका आयतन जो है निश्चित नहीं होता है। उदाहरण में देखेंगे ऑक्सीजन, मीथेन। यहाँ पर मीथेन गैस जो है एक प्राकृतिक गैस है, जो कि हम जानते हैं कि एलपीजी जो कि हमारी घरेलू गैस सिलेंडर में पाई जाती है, उसमें ये एक मीथेन प्राकृतिक गैस एक अवयव के रूप में उपस्थित होती है। तो अभी हमने ठोस द्रव गैसों के गुणों की बात की, तो क्या अब हम ये पता कर सकते हैं कि क्या इन ठोस द्रव गैस आपस में इनका परिवर्तन संभव है? क्या ठोसों को द्रव में लाया जा सकता है या द्रवों को गैसों में लाया जा सकता है? क्या आपस में ये एक दूसरे को स्थान को मतलब एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं? तो आगे देखते हैं इसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो हाँ, इनकी पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, या गैस को द्रव में, द्रव को ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसके लिए हम तापमान में बदलाव करके इसको कर सकते हैं, या दाब में बदलाव करके कर सकते हैं। तो तापमान में बदलाव करके में अगर हम ठोस का तापमान बढ़ा दें तो इसको द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है, और वही द्रव को और तापमान अगर अधिक करें तो उसको हम गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। पुनः अगर हम गैस को द्रव में लाना चाहें तो उसके तापमान में कमी कर दें। तापमान में कमी करने से गैस पुनः द्रव में आ जाएगी, और तापमान में कमी करके वही द्रव ठोस में आ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ चित्र में बना हुआ है, जैसे कि हम ठोस में ले सकते हैं बर्फ़। तो और बर्फ़ को जब हम तापमान अधिक दें उसको, तो वह द्रव अवस्था में आ जाएगी, पानी में बदल जाएगी। और इसी पानी को और हम तापमान अधिक दें, उसमें और अधिक दें, तो वह भाप में बदल जाएगी, या जिसको हम जलवाष्प भी कहते हैं। तो इस प्रकार से तापमान अधिक करके या तापमान कम करके हम पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ला सकते हैं। इसी प्रकार से दाब में बदलाव करके भी हम इसके पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे गैस में हम दाब अगर अधिक कर दें उसका, तो वह द्रव अवस्था में आ जाएगी, और उसी द्रव अवस्था में जब पहुँचेगी पदार्थ, तो उसको हम और अधिक दाब दें तो वह ठोस अवस्था में आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम उल्टा करें, अगर उसके दाब में हमें कमी कर दें तो वह ठोस द्रव अवस्था में आ जाएगी, और उसके दाब में कमी करें तो वही द्रव गैस अवस्था में आ जाएगी। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, ये एक लाइटर है, जो कि हम मार्केट में इसको आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं। इस लाइटर में हम देखते हैं कि नीचे एक लिक्विड ऐसा पदार्थ हमें दिख रहा है तरल अवस्था में। ये गैस है जो कि अधिक दाब कंप्रेशन के माध्यम से अधिक दाब से इसको अंदर रखा गया। तो जब इसमें दाब डाला गया तो ये द्रव अवस्था में आ गई है, और ये जब बाहर निकलेगी तो यही जब इसका दाब कम होगा तो ये पुनः गैसीय अवस्था में आ जाएगी, और वह स्वतः जलने लगेगी। दाब के कारण, घर्षण के कारण वह गैस जलने लगेगी। तो यह इसका एक उदाहरण है। इस पाठ का इतना ही भाग पढ़ते हैं। अगले भाग में हम बाकी का बचा हुआ भाग अध्ययन करेंगे।